हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ टेस्ट सीरीज़ का जो पहला वीडियो था उसमें जो कंटेंट था, जो क्वेश्चन थे, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको वो क्वेश्चन अच्छे भी लगे होंगे। तो चलते हैं दोस्तों उसी सीरीज़ के दूसरे पार्ट की ओर। देखो दोस्तों, आज का अपना 15 क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ, उसी सीरीज़ में अपने चल रहे हैं, तो 16वां क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है 16वां। सूर्य वास्तव में अस्त होने के बाद भी कुछ मिनट तक दिखाई देता है। बेसिक सी बातें हैं जो अपने 8th स्टैंडर्ड में ही स्टार्ट हो जाती है ये प्रकाश वाले चैप्टर के अंदर। तो कुछ एक उदाहरण हैं जो प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित हैं, सभी को याद होंगे उम्मीद करता हूँ। जैसे सूर्य का अस्त होने के बाद भी दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, किसी द्रव में अगर कोई छड़ पेंसिल आंशिक रूप से रखी हुई है तो उसका क्या दिखाई देना, मुड़ा हुआ दिखाई देना। मुझे लगता है भी यहाँ उनका डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से याद होंगे। सूर्य वास्तव में अस्त होने के बाद भी कुछ मिनट तक दिखाई देता है, किस घटना के कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 17वां। द्रव में आंशिक रूप से डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये भी दोस्तों किस पर आधारित है? अपवर्तन पर आधारित है। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, सारे एग्जाम्पल नहीं ले रहे, इस पे और भी एग्जाम्पल आधारित हैं। जैसे तारों का टिमटिमाना भी इस पे हो गया। इस चीज को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ भी किस घटना के कारण दिन की अवधि 4 मिनट बढ़ जाती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि सूर्य अस्त हो चुका है, मतलब सूर्यास्त के बाद भी लगभग 2 मिनट तक दिखाई देता है और सूर्योदय होने से 2 मिनट पहले दिखाई देने लग जाता है। तो दिन की अवधि कितनी बड़ी, मतलब 2 मिनट लेट दिखाई दिया और 2 मिनट पहले दिखाई दिया, तो दिन की अवधि टोटल कितनी बढ़ जाती है? 4 मिनट बढ़ जाती है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है भी किस घटना के, वायुमंडल की किस घटना के कारण दिन की अवधि जो है वो 4 मिनट बढ़ जाती है? किस घटना के कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। और एक वो है तारों का टिमटिमाना। अब देखो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैं इन दोनों को यहाँ से अभी इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी जो न्यूमेरिकल आएंगे उनको यहीं समझाऊंगा। स्पेस कम था और क्वेश्चन फिर कम बन रहे थे तो मैंने पूरा कवर कर लिया है। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इन दोनों को अपने हटा देते हैं। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। पार्श्विक विस्थापन है जिसको अपने लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। पार्श्विक विस्थापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आपने कांच के गुटके वाला कंसेप्ट पढ़ा हुआ है सभी ने। ये कांच का गुटका है, ये इस पे प्रकाश आ रहा है तो ये आपतित किरण हुई, जहां टच करेगी वहीं पे अपने क्या डालेंगे? अभिलंब डालेंगे। विरल से, कांच का गुटका क्या है? सघन माध्यम, विरल से सघन में आ रही है। वैसे इसको ऐसे जाना चाहिए था, पर क्या है, विरल से कहाँ आ रही है? सघन में। माध्यम चेंज हुआ और सघन माध्यम में आते ही प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? कम, और कम होते ही अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये यहाँ पर पहले अपवर्तन हो चुका है, पहले पृष्ठ पर। अब देखो दोस्तों दूसरे पृष्ठ पर बात करते हैं। अब वो सघन से कहाँ जा रही है? विरल में बाहर निकल रही है। तो सघन से विरल में जाएगी, यहाँ टच कर रही है तो यहाँ पे अपने क्या डाल लेंगे? अभिलंब डाल लेंगे। ऐसे आ रही है तो ऐसे जाना चाहिए, पर ऐसे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि माध्यम फिर बदल गया। सघन से कहाँ जा रही है? विरल में। विरल में जाते ही चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और चाल बढ़ने से अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये दोस्तों मैं कल क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। ये है आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और जो बाहर निकलती है वो निर्गत किरण है। तो मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था, आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा हमेशा दोनों आपस में क्या रहती है? समांतर रहती है। हमेशा दोनों आपस में क्या रहती है? समांतर। ये अपने कल कर चुके हैं। अब आज वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो दोस्तों ये जो इनके बीच की लंबवत दूरी है ना, ये वाली कहीं से भी देख लो बराबर, क्योंकि ये समांतर है तो ये दूरी क्या रहेगी? हमेशा बराबर रहेगी। तो जो आपतित किरण की दिशा है और जो निर्गत किरण की दिशा है, इनके बीच की जो लंबवत दूरी है, उस लंबवत दूरी को ही अपने क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो देखो कौन सा ऑप्शन सेट बैठेगा? आपतित और निर्गत किरण के, अपवर्तित और निर्गत ये नहीं हो सकता क्योंकि अपवर्तित ले ही नहीं रहे अपने। आपतित और अपवर्तित ये भी नहीं हो सकता।
आपतित और निर्गत किरण के मध्य की लंबवत दूरी, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को ही क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, बहुत बेसिक घटना है, अपने पढ़ते हैं। ये भी अपवर्तन का ही एक उदाहरण है कि कोई भी वस्तु है, सिक्का है या कोई भी वस्तु ले लेते हैं, अगर पानी में रखी हुई है तो अपने को ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो ये भी किसका उदाहरण है, अपवर्तन की घटना का ही उदाहरण है। पर इस पे न्यूमेरिकल बनाए हैं मैंने दो, जो आपने 12th ऑप्टिक्स में देखेंगे, बिल्कुल जनरल। अब देखो दोस्तों, एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है, क्योंकि आपके रीट के सिलेबस में ये मेंशन किया हुआ है भी, इस बार का जो पेपर होगा उसका जो कठिनाई स्तर होगा वो 11वीं 12वीं तक का रहेगा। तो आपको हालांकि बड़े बड़े डेरिवेशन नहीं करने, पर जो आपके रीट के सिलेबस के जो टॉपिक है उनको 10th तक कवर करने के बाद आप अगर 11th 12th में वो टॉपिक है तो वहाँ से बेसिक ज़रूर पढ़िएगा, ताकि आपका जो कठिनाई स्तर है वो भी साथ में चलता रहे, भी बेसिक कंसेप्ट 11th 12th से भी कवर होते रहें। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको अपने मिटा देते हैं। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक सिक्का एक टब की तली पे रखा हुआ है। ये टब ले लेते हैं, एक सिक्का यहाँ रखा हुआ है, ये सिक्के की वास्तविक गहराई है। बड़ा एच क्या है यहाँ पर, वास्तविक गहराई है। अब ये कह रहे हैं भी एक सिक्का एक टब की तली पर है, टब में क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, और जल का अपवर्तनांक इसने अपने को दे रखा है, और वैसे अपने को याद भी है 4/3 होता है। ये कह रहे हैं भी टब में जल की गहराई 15 सेंटीमीटर है, यानी जो पूरा जल है टब के अंदर उसकी गहराई अपने को दे रखी है पूरी ऊपर से नीचे तक, यहाँ तक पेंदे की कितनी दे रखी है, 15, यानी एच का मान अपने को 15 सेंटीमीटर दे रखा है इन्होंने। समझ गए होंगे दोस्तों, टब में जल की गहराई मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक गहराई कितनी है, 15 सेंटीमीटर, यानी वास्तविक गहराई इसने अपने को दे रखी है। सिक्के की आभासी गहराई क्या होगी, तो देखो दोस्तों अपने को पता है भी सिक्का यहाँ तो दिखाई देगा नहीं, सिक्का लगभग कहीं ऊपर दिखाई देगा। जैसे यहाँ तक अपने जल ले लेते हैं तो ये इसका यहाँ से यहाँ तक, तो ये होगी वास्तविक गहराई। अब सिक्का यहाँ ना दिखाई दे के यहाँ दिखाई देगा, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, आभासी गहराई। बड़ा एच तो क्या है, वास्तविक गहराई। बड़ा एच तो क्या है, वास्तविक गहराई, जो अपने को कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। एन का मान कितना दे रखा है, 4/3। आभासी गहराई अपने से उन्होंने पूछी है, और आभासी गहराई क्या है, स्मॉल एच है, यानी सिक्का जो है वो नीचे नहीं दिखाई देगा, जहां है ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, उसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों, एक कंसेप्ट है, आप ये फॉर्मूला याद रखोगे, इनमें जो रिलेशन होता है, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है भी, अपवर्तनांक के बराबर क्या होता है, वास्तविक गहराई बटा में आभासी गहराई। तो अपने को इसका मान याद करना है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। तो देखो यहाँ से ये उधर चला जाएगा, वो इधर आ जाएगा, तो स्मॉल एच बराबर क्या आएगा, कैपिटल एच अपॉन में एन। तो देखो कैपिटल एच का वैल्यू कितनी है, 15, और एन की वैल्यू कितनी है, 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा। इसको सोल्व करो, कितने पे जाएगा ये, 45/4, कितने पे क्या, देखो दोस्तों 11 चौक 44, लगभग 11 पे जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 11.25 सेंटीमीटर। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये भी अपवर्तन पर ही आधारित है, तो आप ये बेसिक सा एक कंसेप्ट है, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा भी, अपवर्तनांक, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध क्या होता है। इस पर ये क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया। देखो वास्तविक गहराई तो उसने दे रखी है, अपवर्तनांक दे रखा है, रिलेशन ये है, तो यहाँ से अपने आभासी गहराई भी ज्ञात कर सकते हैं, और ये अपने इस तरह से ज्ञात कर ली। अब देखो इसी क्वेश्चन में दोस्तों वो क्या कह रहा है, उपयुक्त प्रश्न में सिक्के तथा इसके प्रतिबिंब के मध्य की दूरी क्या होगी। देखो दोस्तों, सिक्का वास्तव में रखा तो यहां पर है, पर उसका प्रतिबिंब बन कहां रहा है, यहां बन रहा है, यानी ये तो आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इमेज है। यानी सिक्का वास्तव में रखा तो पेंदे पर है, पर उसकी इमेज कहां बन रही है, ऊपर बन रही है। तो ये इनके बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी ये दूरी पूछ रहा है अपने से। तो अब आप देख के बता सकते हो भी ये दूरी कैसे आएगी। अगर अपने बड़े एच में से किसको माइनस कर दें, छोटे एच को माइनस कर दें, तो ये दूरी आ सकती है। तो देखो बीच की दूरी कैसे आएगी, बड़ा एच माइनस छोटा एच। बड़ा एच कितना है, 15, छोटा एच कितना है आपके पास, 11.25। आप इसको माइनस करोगे तो लगभग 3.75 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये रहा 3.75 सेंटीमीटर। तो
तो आप मतलब इस कंसेप्ट से ये दो रिलेशन ध्यान रखो, अगर आप भूल भी जाओ तो ये डायग्राम को थोड़ा माइंड में पिक्चराइज कर लो आप, ताकि आप आसानी से निकाल सकते हो। इसे तो रटने की जरूरत नहीं है, तो साफ दिख रहा है कि बड़े एच में से छोटे एच को माइनस करेंगे तो एक्स आ जाएगा उनके बीच। क्योंकि देखो दोस्तों ये तो है आपका ऑब्जेक्ट, वस्तु है, और इसका प्रतिबिंब यहाँ दिखाई दे रहा है, सिक्का जो है ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, इनके बीच की दूरी पूछ रहा है वो आपसे। तो कैसे निकालेंगे, बड़े एच में से छोटे एच को माइनस कर देंगे। बड़ा एच अपने छोटा एच पहले निकाल ही लिया, मतलब आभासी गहराई और वास्तविक गहराई दी हुई है, तो उनका बीच का अंतर क्या होगा, जो वस्तु और जो वस्तु का प्रतिबिंब है उनके बीच की दूरी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो अपने को बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की। वायु में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है, माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति क्या होगी। तो देखो दोस्तों जब भी आप क्वेश्चन करते हो पहले आप डाटा जो है वो नोट किया करो, क्योंकि डाटा नोट करने से आपको पता चल जाएगा अभी फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखो कैसे, जैसे इसने अपने पहले तरंगदैर्घ्य दी है, तो लैम्डा तरंगदैर्घ्य क्या होती है, लैम्डा कितनी दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम, और अपने जानते हैं एंगस्ट्रॉम को अगर अपने मीटर में कन्वर्ट करें तो एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर के। एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर के। अब देखो प्लस की 3 जीरो और माइनस की 10, तो माइनस की कितनी बची, प्लस की 3 माइनस की 10, माइनस की 3 और प्लस की 3 कैंसिल, कैसे भी कर लो इसको, बिल्कुल बेसिक सी बात है। तो प्लस 3 और माइनस 10, माइनस की कितनी बची 7, ये मीटर में आ गया। और क्या दिया है इसने अपने को, तरंगदैर्घ्य दे रखी, अपवर्तनांक दे रखा है, अपवर्तनांक कितना दे रखा है 1.5 दे रखा है। आपसे पूछ क्या रहा है, आवर्ती, किसका मान पूछ रहा है, आवर्ती का मान पूछ रहा है। तो देखो दोस्तों आपको याद होगा आवर्ती और इनके बीच में एक रिलेशन होता है, ये वाला आपने पढ़ा होगा, और n का मैंने कल बता दिया था ये रिलेशन था। अपवर्तनांक क्या था, पहले माध्यम में चाल बटा में दूसरे माध्यम में चाल। पहला माध्यम मैंने निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या लिया था, निर्वात, और दूसरा जो माध्यम अपने को दिया हुआ होता है वो नीचे लेना होता है। अब देखो दोस्तों आवर्ती क्या है, आवर्ती का ये रिलेशन आपको याद रखना है, आवर्ती बराबर क्या होता है c अपॉन लैम्डा। तो देखो इसी से अपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और अपने को पता है c कितना होता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। c की वैल्यू कितनी है 3 × 10 की पावर 8, लैम्डा कितना है 6 × 10 की पावर माइनस 7, 3 से कट गया 2 पर, ये माइनस की 7 ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, साइन चेंज हो जाता है ना देखो दोस्तों ऊपर नीचे करने पर। तो माइनस 7 ऊपर जाके किसकी हो जाएगी प्लस की, तो ऊपर प्लस की कितनी हो जाएगी 15, और डिवाइड में कितना पड़ा है 2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ देखो दोस्तों, बी ये पड़ी 1 और ये 14, टोटल कितनी होगी 15 होगी, पर इस 2 को सोल्व करने के लिए मैंने थोड़ा आसान लिख दिया इसको। अब ये इससे कट जाएगा, कितने पे कटा 5 पे कट गया। तो देखो दोस्तों कितने पे आया आंसर 5 × 10 की पावर 14। तो देखो आवर्ती का मात्रक आपको पता है हर्ट्ज, आवर्ती का मात्रक क्या होता है हर्ट्ज। तो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है इसमें 5 × ये रहा। आवर्ती कैसे आई, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है। और देखो दोस्तों आप अगर इन क्वेश्चंस को ये देख रहे होगे भी एडवांस लेवल के हैं, ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं हैं। आभासी गहराई वास्तविक गहराई का क्वेश्चन आपको 10th में नहीं मिलता, पर जो ये क्वेश्चन है ये आप 10th की बुक उठा के देखना, उसमें क्वेश्चन इस तरह के बना रखे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन सारे सोल्व करके ही जाने हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आपको ये रिलेशन याद रखना है, आवर्ती बराबर क्या होता है c अपॉन लैम्डा। 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। उपयुक्त प्रश्न में माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, यानी वेग ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों वेग अपने यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। इसने माध्यम में प्रकाश का वेग पूछा है, यानी v का मान पूछा है, तो v को इधर ले जाओ और n इधर आ जाएगा। तो देखो रिलेशन क्या बनेगा, ये रिलेशन बन जाएगा, उसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब c की वैल्यू कितनी है 3 × 10 की पावर 8, और n अपने को कितना दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है।
n कितना दिया हुआ है 1.5, ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 0 आ जाएगी और ये कितने पे कट जाएगा 2 पे कट जाएगा। तो देखो कितना आया 2 × 10⁸ और चाल किस में आ रही है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मैंने मीटर में कन्वर्ट कर रखा है इसलिए मीटर पर सेकंड में ही आएगी। अगर MKS में वैल्यूज़ हैं तो MKS में ही रिजल्ट आएगा, ये आपने पढ़ रखा होगा। अब देखो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सेट बैठ रहा है 2 × 10⁸ पर ये सेंटीमीटर पर सेकंड में है, ये आंसर नहीं हो सकता। 2 × 10⁻⁸ ये भी नहीं हो सकता। 2 × 10⁻16 ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है पूर्ण आंतरिक। देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर मैंने कई क्वेश्चन बनाए हैं, तो आपको इसको समझना पड़ेगा अच्छे से। तो अपने 1 मिनट लगेगा, इसको समझ लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या। तो देखो दोस्तों मैंने क्या लिया, मैं समझने के लिए बना रहा हूँ। देखो दोस्तों एक बार थोड़ा सा अपने डायग्राम बनाते हैं, एक बेसिक सा कंसेप्ट, ताकि आपको हमेशा याद रहे। जैसे मैंने ऊपर लिया सघन माध्यम, वैसे नीचे से ऊपर करना होता है, सघन से विरल पर एक ही बात है, आप समझ लो बस, इससे आपको याद रहना चाहिए। सघन माध्यम और विरल माध्यम, ये सघन माध्यम मान लेते हैं। ये प्रकाश आ रहा है, तो ये आ रहा है, तो ये कौन सा प्रकाश हुआ, आपतित किरण। यहाँ टच किया तो यहाँ डालेंगे अभिलंब, ऐसे आ रहा है तो इसको ऐसे जाना चाहिए। पर आपको पता है सघन से जब विरल में जाता है तो चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है विरल में, और चाल बढ़ने पर वो अभिलंब की ओर आएगी, अभिलंब से दूर हटेगी, दूर हटेगी। झुकने का तो मतलब ही नहीं है, जब चाल ही बढ़ेगी तो ऊपर ही उठेगा बंदा। अब देखो आपतित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है वो तो आपतन कोण है, और अपवर्तन हो चुका है ना, देखो पथ से विचलित होगी है, तो ये अपवर्तित किरण है, और ये जो कोण बनाएगी अभिलंब के साथ वो कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण है। ये कंडीशन आप समझ गए होंगे। अब देखो दोस्तों मैं कोण I का मान बढ़ाऊंगा, मतलब मैं इस आपतित किरण को इधर लेके जाऊंगा धीरे धीरे, तभी इधर लाऊंगा तब तो कोण छोटा हो जाएगा। मैं इसको इधर लेके आऊंगा ताकि I का मान क्या हो जाए, बढ़ जाए। अब देखो दोस्तों मैं I को बढ़ाऊंगा, इसको इधर लेके आऊंगा तो ऐसे घूमेगा, मतलब I को बढ़ाऊंगा तो R भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इन दोनों का अनुपात क्या रहता है, नियत रहता है। कल अपने स्नेल के नियम में पढ़ चुके हैं, साइन I अपॉन में साइन R बराबर कांस्टेंट। जब अपने इसको चेंज करेंगे उतना ही ये चेंज होगा। तो देखो इसकी अगली जो कंडीशन है वो ये होगी, यानी मैं I को बढ़ाता जा रहा हूं तो R भी बढ़ेगा। ये अभिलंब ले लिया मैंने, अगर मैं I को बढ़ा देता हूं, या I बढ़ा दिया मैंने, तो आपका R भी बढ़ जाएगा, ये R भी बढ़ गया। देखो मैं इसको नीचे लाया तो ये भी ऊपर चला गया। अब देखो दोस्तों अगली कंडीशन अगर अपने देखें इसकी, तो अगली कंडीशन ये होगी, ये अभिलंब डाल लेते हैं। मैंने I को और बढ़ा दिया, उससे भी ज्यादा बढ़ा देता हूं जितना पहले बढ़ा रखा है, I को और बढ़ाया। अब इस बार क्या होगा, फिर ये अपवर्तित किरण कहां जाएगी, और ऊपर जाएगी, तो इस बार अपवर्तित किरण यहां आ जाएगी। देखो दोस्तों पहले I इतना है तो R इतना है, वो हमने देख लिया पहले ही। I को बढ़ाएंगे तो R भी क्या होगा, साथ में बढ़ेगा, क्योंकि इन दोनों का अनुपात क्या रहता है, नियत रहता है। अब I को बढ़ाया तो R बढ़ गया। अब आप ध्यान से देखो इस डायग्राम को भी, अगर मैं I को और बढ़ाता हूं तो ये अपवर्तित किरण कहां होगी, और ऊपर जाएगी, तो नेक्स्ट कंडीशन ये आ जाएगी। यानी अब अपवर्तन कोण ये है, अपवर्तित किरण ये यहां आ चुकी है, यानी R का मान कितना हो चुका है, 90 डिग्री। जब R का मान 90 डिग्री हो जाए तब जो आपतन कोण होता है उसे अपने क्रांतिक कोण कहते हैं, उसे अपने क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो देखो दोस्तों ये वो विशेष स्थिति आ चुकी है, यानी क्रांतिक कोण की परिभाषा यहां से क्लियर होगी आपको भी। आपतन कोण का वह विशेष मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, क्या कहलाता है, वो आपतन कोण का मान क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अब आपको यहां से एक चीज और क्लियर होगी भी, अगर मैंने अब आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया तो R का मान और बढ़ेगा, और R का मान बढ़ने का मतलब ये है इस बार
भी अगर मैंने इस बार आई का मान और बढ़ाया, यानी आई का मान किससे ज़्यादा कर दिया, आई सी से, भी आई सी के बराबर है तब तो आर का मान 90 है, तब तो ये ऐसे रहेगा, न ऊपर न नीचे। पर अगर मैंने आपतन कोण का मान किससे ज़्यादा कर दिया, क्रांतिक कोण से ज़्यादा किया, तो ये आर और बढ़ेगा। और आर बढ़ेगा कैसे, यानी इस बार आर और बढ़ गया, देखो इससे और ऊपर चली गई, ये आर का मान हो गया पूरा, यानी आर आपका 90 डिग्री से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। पहले 90 डिग्री था, अब 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। तो अब आप ध्यान से देखो दोस्तों, भी अगर क्रांतिक कोण से ज़्यादा आपतन कोण का मान है तो प्रकाश जो है वो जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। और देखो दोस्तों, ये है तो अपवर्तन ही, चल अपवर्तन रहा था, पर अपवर्तन किसकी तरह दिखाई देने लग गया, परावर्तन की तरह दिखाई देने लग गया। यानी अपवर्तन में ही कौन सी घटना आ गई है, परावर्तन की घटना आ गई है, इसलिए क्या है, पूर्णांतरिक परावर्तन है। अब देखो दोस्तों, भी पूर्णांतरिक परावर्तन होगा कब, इसकी दो शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है भी प्रकाश कहाँ जाए, सघन माध्यम से कहाँ जाए, विरल में, क्योंकि सघन से विरल में जाएगा, विरल में जाने पर चाल बढ़ेगी, तब भी उसके अभिलंब से दूर हटने की संभावना है, यानी लगातार दूर हटता हटता कहाँ चला जाएगा, ऊपर वाले माध्यम में चला जाएगा, समझ गए। पर अगर विरल से सघन में आता तो वो नीचे झुकता, उसके ऊपर जाने की कभी संभावना बनती नहीं, यानी तब पूर्णांतरिक परावर्तन होता ही नहीं। तो देखो दोस्तों, पहली शर्त क्या है, प्रकाश कहाँ से कहाँ जाए, सघन से विरल में जाए। और दूसरी शर्त क्या है, आपतन कोण का मान किससे ज़्यादा होना चाहिए, क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। ये दो शर्तें हैं। अब देखो दोस्तों, प्रत्येक पदार्थ के लिए क्रांतिक कोण जो है वो अपने आप में एक विशेष गुण होता है। प्रत्येक पदार्थ का क्रांतिक गुण जो है वो उसका एक निश्चित मान होता है, सभी के लिए अलग अलग वैल्यू होगी इसकी। तो अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अपने आप यहाँ से समझ चुके होंगे, इसी पे कुछ क्वेश्चन है वो अपने कवर करेंगे। तो देखो दोस्तों, 23वें क्वेश्चन पर पूर्णांतरिक परावर्तन की शर्तें हैं, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, ये सही है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम हो, कम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ये सही नहीं है। फिर है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, ये भी सही है। देखो दोस्तों, दो शर्तें हैं, सघन से कहाँ जाए, विरल में, और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, यानी आपका ए और सी दोनों ही सही है, ए और सी। उम्मीद करता हूं दोस्तों पूर्णांतरिक परावर्तन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आगे चल रहे हैं अपने। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। तो देखो दोस्तों, TIR में क्रांतिक कोण की स्थिति आती है। अब देखो क्रांतिक कोण की स्थिति कब आएगी, जब R का मान क्या हो जाए, 90 डिग्री, और I किसके बराबर हो जाए। जब R का मान 90 डिग्री हो जाएगा तब आपतन कोण ही तो क्या है, क्रांतिक कोण है। यानी ये दोनों स्थितियां किसको बता रही है, क्रांतिक कोण को। तो देखो ये तो हो ही नहीं सकता, ये क्रांतिक कोण को नहीं बता रहा, ये तो पूर्णांतरिक परावर्तन को बता रहा है कि जब आपतन कोण का मान किससे ज्यादा हो जाए, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए। हाँ, ये बता रहा है क्रांतिक कोण को भी, I का मान IC के बराबर हो और R का मान क्या हो, 90 डिग्री, यानी B और C दोनों ही सही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दोस्तों, जो वैल्यू आपको सारी वैल्यूज़ याद नहीं रखनी, जो वैल्यूज़ आपको याद रखनी है वो मैंने यहाँ डाटा सामने लिया है, आप इन डाटास को लर्न करेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। हीरे व कांच का क्रांतिक कोण क्या है, तो देखो दोस्तों, हीरे का जो क्रांतिक कोण है वो होता है 24.41 डिग्री और कांच का होता है 41.14 डिग्री। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, हीरे का कितना होता है 24.41 डिग्री और कांच का कितना होता है 41.14 डिग्री होता है। अब देखो दोस्तों, कई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे भी ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है पूर्णांतरिक परावर्तन, तो आप ध्यान रखें, ये नाम पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ तो क्या हो गया, ये है क्या, अपवर्तन ही तो है। अपवर्तन की एक विशेष घटना है ये, जब कंडीशन फिक्स कर दी जाए भी प्रकाश सघन से विरल में गया है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा है, तब अपवर्तन को ही क्या बोल देंगे, पूर्णांतरिक परावर्तन बोल देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर हीरे का अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण। हीरे का अपवर्तनांक मैं कल वाली वीडियो में बता चुका हूं 2.42। प्रकृति में ज्ञात पदार्थों में सबसे ज्यादा कठोर कौन है, हीरा, क्योंकि इसका अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक तो 2.42 और क्रांतिक कोण अभी ऊपर बता ही दिया 24.41। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखो
हीरे का अपवर्तनांक 2.42, इसमें दोस्तों ऑप्शन रह गया ये, तो इसको अपने यहाँ सेट कर देते हैं 24.41, तो ये हो गया इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन बनाते वक्त थोड़ा मिसमैच हो गया। तो देखो दोस्तों क्या है, हीरे का अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण क्या है। हीरे का अपवर्तनांक तो क्या है 2.42 और क्रांतिक कोण ऊपर मैंने बताया ये आपको कितना है, हीरे का 24.41 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी अपवर्तनांक हीरे का कितना है 2.42 और इसका क्रांतिक कोण कितना है 24.41। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों अपने आगे के क्वेश्चन की ओर। देखो ये तो था पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अब इस पर आधारित कुछ एक व्यवहारिक घटनाएं भी हैं, जैसे हीरे का चमकना। अगर परखनली को अपने पानी में छोड़ दें तिरछा, परखनली में पानी नहीं होना चाहिए, खाली होनी चाहिए परखनली, और उसको तिरछा रख दें तो उसमें भी चमक आती है। ये भी किस पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। कांच में पड़ी दरार का चमकना भी किस पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। आपको सड़क पर रेगिस्तान में जब गर्मी होती है तो अपने को पानी दिखाई देता है, जिसे अपने क्या कहते हैं, मृग मरीचिका या मरीचिका या मिराज बोलते हैं। ये भी किस पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। तो देखो दोस्तों हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका, ये किस पर आधारित है, सब TIR पर आधारित है। किस पर आधारित है, TIR यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अब देखो दोस्तों इसी कंसेप्ट को अपने यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं आपके सामने। हीरे में चमक दिखाई देती है, प्रकाश 24 डिग्री से कम कोण पर आपतित हो या 24 डिग्री पर ही आपतित हो या 24 डिग्री से अधिक कोण पर आपतित हो। तो देखो दोस्तों चमक दिखाई देने का कारण क्या है, TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता कब है, जब प्रकाश उसके क्रांतिक कोण से क्या हो, ज्यादा कोण पर आए। जब प्रकाश उसके क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पर आए तो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो हीरे का क्रांतिक कोण है कितना, 24.41 डिग्री, तो यानी तभी इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा जब प्रकाश जो है वो 24.41 डिग्री से कम कोण पर आए या ज्यादा कोण पर। कम कोण पर आने पर तो क्या होगा, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा ही नहीं, प्रकाश जिधर से आया उधर वापस आएगा ही नहीं, तो अपने को चमक कैसे दिखाई देगी, अपनी तरफ प्रकाश ही नहीं आएगा वापस। तो कब होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब उसका जो क्रांतिक कोण है उससे अधिक कोण पर प्रकाश आपतित हो। क्रांतिक कोण हीरे का है कितना, 24.41 डिग्री, तो प्रकाश क्या होना चाहिए, 24 डिग्री से अधिक कोण पर आना चाहिए। जैसे ही 24 डिग्री से अधिक कोण पर आएगा तो क्या होगा, प्रकाश जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में लौट जाएगा और अपने को हीरा क्या दिखाई देगा, चमकता हुआ दिखाई देगा। अब देखो अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश को 90 डिग्री या 180 डिग्री मोड़ने में प्रयुक्त प्रिज्म कार्य करते हैं। देखो दोस्तों कुछ प्रिज्म भी होते हैं इस तरह से जो प्रकाश को मोड़ने का काम करते हैं, आपने 12th में पढ़े होंगे, जिनको पोरोप्रिज्म कहते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं, पोरोप्रिज्म कहते हैं। जिस तरफ से प्रकाश आया उसी माध्यम में वापस आ गया है। ये किस पर आधारित है, TIR पर। किस पर आधारित हैं, प्रकाश को 90 डिग्री या 180 डिग्री मोड़ने के लिए जो उपकरण होता है उसका नाम है पोरोप्रिज्म, और ये किस पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी TIR पर आधारित है। देखो दोस्तों एक और उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, दृश्य एवं श्रव्य संकेतों को लंबी दूरी तक संचरित करने में प्रयुक्त होता है। तो देखो दोस्तों इसको समझते हैं, इस पे एक दो क्वेश्चन और भी बनते हैं, वो आप देख लो। देखो दोस्तों एक डिवाइस होती है अपने ऑप्टिक्स में जिसका नाम है प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर किस पर आधारित है, TIR पर आधारित। किस पर आधारित है, ये TIR पर आधारित। होता क्या है, देखो इसमें कांच का बिल्कुल पतला सा धागा जिसकी त्रिज्या बिल्कुल व्यास जो है बहुत कम होता है, कांच को पतले से धागे के रूप में कन्वर्ट कर लिया जाता है, बिल्कुल पतला धागा। अब अगर मैं इतना पतला धागा दिखाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं इसको समझने के लिए थोड़ा बड़ा बना लेता हूं। ये वो कांच का पतला धागा है, बिल्कुल पतला होता है, इतना नहीं होता, ये तो अपने को सामान्य आंखों से हालांकि दिखाई वो भी देता है पर वो बहुत ज़्यादा बारीक होता है। कांच का एक पतला धागा लिया जाता है, उस कांच के पतले धागे पर यहाँ पर पॉलिश कर दी जाती है।
यहाँ पर क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पॉलिश भी उसकी करेंगे जिसका अपवर्तनांक कांच से कम हो, कांच से क्या हो, कम हो, तभी ये घटना होगी, ध्यान रखना दोस्तों। अब देखो कांच का अपवर्तनांक ज्यादा तो ये तो बन गया सघन माध्यम, और ये बाहर कम है तो ये क्या बन गया, विरल माध्यम। और मैंने आपको यही बताया था प्रकाश सघन से क्या जाए, विरल में जाए। तो बाहर जो पॉलिश करने पर जो बनी संरचना है उसको हमने बोलते हैं क्लैडिंग। क्या बोलते हैं, क्लैडिंग बोलते हैं। और बाहर जो पॉलिश की जाएगी उसका अपवर्तनांक, कांच के अपवर्तनांक, जो यहाँ मटेरियल आपने यूज किया है, जैसे कांच यूज करते हैं ज़्यादातर, तो बाहर वाला जो पॉलिश किए जाने वाला पदार्थ है उसका अपवर्तनांक कांच से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और इसे अब क्या करते हैं, कांच की एक बड़ी नली में रख देते हैं। ये बन गया दोस्तों आपका प्रकाशिक तंतु। अब देखो दोस्तों, इसमें आपने प्रकाश इंटर करवाया तो ये बार बार इसका 90 डिग्री पे मोड़ेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन अंदर चलता ही रहेगा। जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई तक बिना प्रकाश की ऊर्जा कम हुए ऊर्जा हानि नहीं होती। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ऊर्जा की हानि बिल्कुल भी नहीं होती है। परावर्तन में फिर भी ऊर्जा की हानि होती है, पर यहाँ पर प्रकाश की ऊर्जा के रूप में बिल्कुल भी हानि नहीं होती है। अब इसकी जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई तक लगातार प्रकाश क्या होगा, लगातार पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता हुआ आगे चलता जाएगा। यानी इसकी जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई तक आपका कोई भी सिग्नल है, भले वो श्रव्य है या दृश्य है, उसे आप आगे भेज सकते हो। डॉक्टर जो है एंडोस्कोपी शल्य क्रिया जब करता है, अंदर शरीर के अंदर दूरबीन डालता है, उसमें यही कंसेप्ट काम करता है। वो जैसे ऊपर से बटन कौन करता है, लाइट अंदर जो जाती है, जैसे मान लो पथरी का ऑपरेशन कर रहा है तो दूरबीन डालेगा, उसके अंदर यही कंसेप्ट होता है। जैसे ही बटन ऑन करेगा ऊपर से लाइट गई अंदर और वो लाइट अंदर उस अंग तक पहुंचेगी और उसको अंदर का मटेरियल दिखता है सारा का सारा। तो देखो दोस्तों, दृश्य एवं श्रव्य संकेतों को लंबी दूरी तक संचरित करने में प्रयुक्त कौन है, प्रकाशिक तंतु। और ये मैंने आपको बता ही दिया, प्रकाश को 90 डिग्री या 180 डिग्री में मोड़ने में कौन यूज होता है, पोरोप्रिज्म। और ये दोनों ही किस पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, प्रकाशिक तंतु के ऊपर पॉलिश किए गए पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, तंतु के अपवर्तनांक से अधिक, तंतु के अपवर्तनांक के बराबर, तंतु के अपवर्तनांक से बहुत अधिक, या तंतु के अपवर्तनांक से कम। तो मैंने आपको बता ही दिया कि ऊपर जो आप पॉलिश करोगे उसका अपवर्तनांक इस तंतु के अपवर्तनांक से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसके बाद देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, वह लेंस जो किनारों से पतला व बीच में से क्या होता है, मोटा होता है। वह लेंस जो किनारों से पतला और बीच में से क्या होता है, मोटा होता है। तो देखो दोस्तों इस लेंस की बात हो रही है, जो किनारों से पतला हो और बीच में से क्या हो, मोटा हो। तो ये कौन सा लेंस है, ये है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। अब सारे क्वेश्चन लेंस पे चलेंगे धीरे धीरे क्योंकि अपने लेंस तक पहुंच चुके हैं। अब देखो दोस्तों, वह लेंस जो किनारों से पतला और बीच में से मोटा हो, तो ये तो उत्तल लेंस है, अवतल तो हो ही नहीं सकता। समतला अवतल, समतला अवतल भी नहीं हो सकता। समतला अवतल इस तरह से होता है, समतल प्लस अवतल अंदर धंसा हुआ, ये भी नहीं हो सकता। उभया अवतल भी नहीं हो सकता। उभया अवतल इस तरह से होता है, दोनों ही अवतल अंदर धसे हुए। अवतल मतलब अंदर, इसको इधर से देखना होता है, इसको इधर से देखना होता है, दोनों ही अंदर धसे हुए, इधर से देखने पर भी और इधर से भी। तो ये उभया अवतल हो गया, यानी ये भी नहीं होगा। तो कौन है, उभयोत्तल। उभयोत्तल मतलब दोनों ही उत्तल, इधर से भी उत्तल और इधर से भी उत्तल। तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस का ही दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं अपने, उभयोत्तल लेंस। कैसे बोला गया ये आपको समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि इसके दोनों पृष्ठ ही उत्तल है। इधर वाले को इधर से देखना होता है, इधर वाले को इधर से। अगर देखने पर अंदर धंसा हुआ है तो अवतल है, और अगर देखने पर बाहर निकला हुआ है तो उत्तल है। अब देखो, इसको इधर से देखेंगे तो बाहर निकला हुआ उत्तल, इसको इधर से देखेंगे तो ये भी बाहर निकला हुआ उत्तल, यानी दोनों ही उत्तल है। तो इसको क्या बोल लेंगे, उभयोत्तल। यानी वह लेंस जो किनारों से पतला और बीच में से मोटा होता है, कौन सा होता है, उभयोत्तल लेंस या उत्तल लेंस। अब देखो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, अब सारी लेंस हैं। अब ये मैंने दोनों क्वेश्चन नहीं डाले, एक में ही मैं आपको कंसेप्ट क्लियर भी होगा, पर अपने देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार।
भी आपको पता है जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस आने वाली प्रकाश किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, फोकस बिंदु पर मिला देता है। इनको अपने डायग्राम में देखेंगे F2 पर, उधर से F1 होता है। ये चीजें आगे आएगी, अभी यहाँ कवर नहीं करवा रहा हूँ। यानी उत्तल लेंस आने वाली प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर देता है एक बिंदु पर, इसलिए इसे कन्वर्जिंग यानी अभिसारी लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस का ही एक नाम और क्या है, कन्वर्जिंग यानी अभिसारी लेंस। पर अवतल लेंस क्या करता है दोस्तों, आने वाली प्रकाश किरणों को, जो प्रकाश किरणें आएगी उनको क्या करता है, ये फैला देता है, एक बिंदु पर केंद्रित नहीं करता है। इस तरह से फैला देगा किरणों को, तो ये कौन सा हुआ, अपसारी। कौन सा लेंस हुआ, अपसारी लेंस। यानी उत्तल लेंस तो होता है अभिसारी और अवतल लेंस क्या होता है, अपसारी लेंस होता है। तो अपसारी लेंस की बात हो रही है, मैंने ऑप्शन दिए नहीं है, अंडरस्टूड है ये, तो आप सीधा लिख सकते हो भी अपसारी लेंस कौन सा होता है, अवतल लेंस होता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होंगे बेसिक कंसेप्ट जो आपको आगे के क्वेश्चंस जो आएंगे, तीसरी वीडियो जो आएगी उसमें हेल्प करेंगे। बार बार आएंगे ये क्वेश्चन, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, आप ध्यान से समझें इन चीज़ों को। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, अब देखो, सदैव ऋणात्मक, कभी कभी ऋणात्मक, सदैव धनात्मक। आपको ध्यान रखना है, अगर उत्तल नाम लग गया, भले ही वो लेंस है भले ही वो दर्पण है, नाम अगर उत्तल लग गया तो उसकी फोकस दूरी धनात्मक ही होगी। अगर नाम अवतल लग गया, भले ही वो लेंस है भले ही वो दर्पण है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। आप इस तरह से याद रख सकते हो, उत्तल मतलब धनात्मक, अवतल मतलब ऋणात्मक, भले ही वो लेंस हो भले ही वो दर्पण हो। बाकी मैं ये चिन्ह परिपाटी बोलते हैं इसको, भी किसे प्लस में यूज़ करते हैं किसे माइनस में, ये जब आगे क्वेश्चन चलेंगे तो मैं आपको साथ में सोल्व करवाऊंगा ये क्या चीज़ है ये। तो देखो दोस्तों, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, उत्तल नाम लग गया तो क्या होगी, हमेशा धनात्मक, और अवतल की क्या होगी, फिर ऋणात्मक होगी। अगला क्वेश्चन देखो, सर्वाधिक फोकस दूरी होगी। ये देखो दोस्तों, इसी से मिलता जुलता मैंने एक कल आपको क्वेश्चन करवाया था कल की वीडियो में, तो मैं उस कंसेप्ट को भी ले रहा हूं और आप एक कंसेप्ट और बता रहा हूं आपको। तीन चीजें हैं, n यानी अपवर्तनांक, f यानी लेंस की फोकस दूरी, लैम्डा यानी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। इन तीनों में संबंध क्या होता है, तो आप ध्यान से देखें तीनों का संबंध। n जो है वो इन दोनों के व्युत्क्रमानुपाती होता है और ये दोनों आपस में समानुपाती हैं। आपको समझ में आ गया होगा, आपको ये कंसेप्ट याद रखना है बस, इससे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अपवर्तनांक जो है वो फोकस दूरी और तरंगदैर्ध्य दोनों के ही व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा संबंध है। ये बढ़ेंगे तो उसका मान कम होगा, अगर ये कम होंगे तो वो बढ़ेगा। पर ये दोनों आपस में क्या है, देखो ध्यान से, दोनों ही क्या है, समानुपाती हैं, दोनों ही नीचे हैं। अब ये ऊपर है और ये दोनों नीचे हैं तो उल्टा हो गया, ये दोनों ही नीचे हैं तो ये क्या है, समानुपाती हैं। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सर्वाधिक फोकस दूरी होगी, रंग दिए हैं अपने को। तो आपको ये पता है दोस्तों, सीक्वेंस जो है विबग्योर, ये सीक्वेंस सभी ने पढ़ा है। इधर आने पर तरंगदैर्ध्य क्या होती है, बढ़ती है। यानी लाल रंग अगर मैं लेता हूं तो लाल रंग की लैम्डा क्या है, सबसे ज्यादा। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य, इधर आने पर तरंगदैर्ध्य बढ़ जाएगी, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा, तो लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे कम, क्योंकि तरंगदैर्ध्य ज्यादा तो ये दोनों उल्टे हैं ना, तरंगदैर्ध्य ज्यादा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और तरंगदैर्ध्य ज्यादा तो ये दोनों क्या है, समानुपाती हैं, तो एफ बी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। समझ गए होंगे दोस्तों आप, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य ज्यादा है, ये अपने को पता है, तो लाल रंग की फोकस दूरी भी ज्यादा होगी क्योंकि ये समानुपाती है। पर लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे कम होगा क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखो बैंगनी रंग की अगर बात करें तो बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, तो इसकी फोकस दूरी भी सबसे कम होगी, पर इसका अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। सर्वाधिक फोकस दूरी किसकी होगी, सबसे ज्यादा फोकस दूरी किसकी होगी, जिसकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा, यानी लाल रंग, लाल रंग की फोकस दूरी सबसे ज्यादा होगी। सबसे कम फोकस दूरी किसकी होगी, जिसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम, उसकी फोकस दूरी सबसे कम, और कम तरंगदैर्ध्य किसकी होती है, बैंगनी रंग की, तो बैंगनी रंग की जो फोकस दूरी है वो सबसे कम होगी। अब देखो दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है 37 नंबर, इस पर आधारित 5-6 कंसेप्ट होते हैं। मैंने आपके सामने 2 कंसेप्ट आज लिखे हैं, बाकी सारे कंसेप्ट अगली वीडियो में आएंगे। तो देखो दोस्तों, पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं अपने। यदि लेंस को किसी ऐसे माध्यम में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ये कह रहा है भी आपके पास कोई भी लेंस है, भले ही वो उत्तल है भले ही वो अवतल है,
अगर आप उसे किसी ऐसे माध्यम में डुबो देते हो जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के क्या हो, बराबर हो, यानी लेंस का अपवर्तनांक और जिसमें आप डुबो रहे हो उसका अपवर्तनांक दोनों का बराबर हो जाए, तो फोकस दूरी क्या होगी। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, यानी दोनों तरफ माध्यम बराबर होने पर फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, अनंत। अब इसको अपने डेरिवेट तो कर नहीं सकते, आपको कंसेप्ट याद रखना है। अगर समान माध्यम है तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, अनंत। अब आपको मैं जब दर्पण के क्वेश्चन करवाऊंगा ना, अभी तो अपने अपवर्तन के क्वेश्चन कर रहे हैं, जब अपने परावर्तन के क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ आएगा समतल दर्पण, और आपको वहाँ पता चलेगा अभी समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो अब देखो आप रिलेट कर गए होंगे मेरी बात को भी, जब उसको ऐसे माध्यम में डुबोएं जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो जो फोकस दूरी है वो क्या होगी, अनंत। और अनंत फोकस दूरी होती किसकी है, समतल दर्पण की या समतल प्लेट की। तो देखो अगला क्वेश्चन दोस्तों, पहले तो ये क्लियर हो ही गया, यदि लेंस को किसी ऐसे माध्यम में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, अनंत। अब अगला देखो क्वेश्चन, उपरोक्त प्रश्न में लेंस व्यवहार करेगा। अब देखो फोकस दूरी इसकी अनंत हो गई है तो लेंस किसकी तरह व्यवहार करेगा, मैंने भी बताया ही आपको, समतल प्लेट की तरह। किसकी तरह व्यवहार करेगा, समतल प्लेट की तरह। क्यों, क्योंकि समतल प्लेट की ही फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। यानी वो आपका उत्तल लेंस है, भले ही उत्तल लेंस है, अब क्या बन जाएगा, समतल प्लेट बन जाएगा, अंदर समतल प्लेट की तरह काम करेगा। अब है दोस्तों अगला क्वेश्चन, द्रव में डुबोने पर लेंस की फोकस दूरी। देखो आपका कोई भी लेंस है, अवतल उत्तल और द्रव कैसा भी है, भले आपने उस लेंस को किसी भी द्रव में डाल दिया तो ध्यान रखना दोस्तों, फोकस दूरी हमेशा बढ़ जाती है। अगर लेंस को किसी भी द्रव में डालते हैं तो फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। द्रव में डुबोने पर लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, अंडरस्टेबल क्वेश्चन है, अवतल लेंस की फोकस दूरी है। तो आप ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से करोगे, देखो बेसिक कंसेप्ट है, प्लस 20 सेंटीमीटर नहीं हो सकती क्योंकि फोकस दूरी कभी भी अवतल की प्लस में होती ही नहीं है। अनंत नहीं हो सकती क्योंकि अनंत किसकी होती है, समतल प्लेट की, अवतल की नहीं हो सकती। अगर अनंत आने का मतलब फिर ये अवतल लेंस की तरह काम ही नहीं करेगा, तो समतल प्लेट बन जाएगा। और प्लस फिर आ गया, प्लस में हो ही नहीं सकती, मैंने अभी बताया था अवतल की माइनस में और उत्तल की प्लस में। तो कौन सा ऑप्शन सेट बैठ रहा है, माइनस वाला। ये हुए दोस्तों 2 वीडियो में आपके 40 क्वेश्चन तो बोर्ड पर कवर हो ही गए। इसके साथ भी मैं कुछ और चीज़ें साथ में कवर करवा रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट जो है, क्योंकि हर क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखा जाए ज़रूरी नहीं है, कुछ बेसिक बातें इन क्वेश्चंस के साथ ही कवर हो रही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज वाले क्वेश्चन समझ भी आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोज़ पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट मिल सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नए क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।